हाय दोस्तों, आज सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में तीसरे पार्ट में हमने कुछ प्रमुख स्थल लिए हैं और उनके वो स्थल किस नदी के किनारे हैं और उसके खोजकर्ता का नाम, किस सन में खोज हुई है उस स्थल की, और उस स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु। ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थल तो इसमें हैं और 2 या 3 स्थल और बाकी बचे हैं, वो भी इसी में करा देंगे हम। और आज सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज अभी ये मुख्य जो स्थल हैं और उनके किस नदी किनारे हैं, खोजकर्ता का नाम और उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला स्थल हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल मांटेगोमरी जिला में पाकिस्तान में पड़ता है। मांटेगोमरी जिला पाकिस्तान में। तो हड़प्पा नामक स्थल जो पड़ता है वो रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी, पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में की। हड़प्पा स्थल में मुख्य बिंदु, सबसे पहला खोजा गया स्थल, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। और यहाँ एक विशाल अन्नागार मिला है और कांस के दर्पण, कांसा के इस वर्तमान में जो दर्पण चल रहा है ना, वो हम लोग शीशा, कांच, गिलास, उसके दर्पण, उस टाइम पर धातु होती थी। कांसा को रगड़ रगड़ के इतना चिकना तल कर दिया जाता था कि उसके बाद उस पर एक लेप लगाने के बाद उसमें आप अच्छे से तस्वीर, अपनी फ़ोटो देख सकते थे, इमेज देख सकते थे। जो वर्तमान में हम दर्पण यूज करते हैं सुबह सुबह देखने के लिए, उसी तरह कांसे के दर्पण बनाए जाते थे। ठीक ना, इतना उसको घिसा आता था। ठीक, उसके बाद लेप लगाने के बाद वो दर्पण चमकने लगता था, अर्थात परावर्तक तल हो जाता था उसका एक। और परावर्तक तल के कारण उसमें फिर क्या, प्रतिबिंब बनने लगता था और लोग उसे देखने में उपयोग में लाते थे। और श्रमिकों के आवास मिले और R37 कब्रिस्तान। तो R37 अर्थात यहाँ 37 कब्रें लोगों को, मृतक बॉडियों को दफनाया गया था, अर्थात दफनाने के भी साक्ष्य हड़प्पा स्थल से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल से दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। R37 कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान में R37 37 कब्रें, मतलब मुर्दों शवों को दफनाया गया था, कब्रें मिली। तो क्या क्या मिला इसमें? हड़प्पा रावी नदी के तट पर, दयाराम साहनी खोज करता 1921 में। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। एक विशाल अन्नागार और कांस के दर्पण, श्रमिकों के आवास और R37 कब्रिस्तान मिले हैं। उसके बाद दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो लरखाना जिला पाकिस्तान में है, जो सिंध प्रांत में है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो लरखाना जिला पाकिस्तान, सिंध प्रांत में है। ठीक है ना। नदी कौन सी है? सिंध नदी के तट पर है। इसके खोज करता थे राखलदास बनर्जी। 1922 ईस्वी में यह स्थल खोजा गया था, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में प्रमुख बिंदु कौन से हैं? विशाल स्नानागार। देखिए कि हड़प्पा में विशाल अन्नागार मिला, और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला। ये ध्यान रखना है, स्नानागार, अन्नागार। तो हड़प्पा में अन्नागार और मोहनजोदड़ो में स्नानागार। ठीक है ना। और कांस की मूर्तियाँ मिली, कांसा धातु से बनी मूर्तियाँ मिली। और महाविद्यालय और एक श्रृंगी पशु की मुद्रा है। वर्तमान में हम लोग जिस एक सींग वाला पशु, गेंडा, ठीक है ना, इसी के समान का कोई पशु होगा जिसके एक सींग, मतलब एक सींग, उसके सर पे या कहीं पे एक सींग होगा, उस एक सींग वाले पशु की मुद्रा है। उस पशु की, उसमें चित्र छपा हुआ था। ठीक है ना। तो एक सींगी पशु की मुद्रा है। और जो कांस की मूर्ति मिली थी वो नर्तकी की मूर्ति थी। माना जा रहा है कि वो मूर्ति जो कांस की मिली थी वो नर्तकी मतलब नाचने वाले की,
नाचने वाले का कार्ड क्या है, वो है जो मूर्ति थी ना वो 3 जगह से फोल्डेड थी, मुड़ी हुई, ठीक है ना, कर्व आकार के। तो सर पे हाथ, कमर पे और कुछ पैरों से, तो उसे नर्तकी की मूर्ति को माना जा रहा है, ठीक है ना। और जलाने के सभागृह, यहाँ जलाने की प्रथा और जलाने के बारे में, शवों को जलाने के बारे में किसमें मिलता है, मोहनजोदड़ो में। और शवों को दफनाने के बारे में हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, हड़प्पा स्थल में। जलाने वाले मोहनजोदड़ो और दफनाने वाले हड़प्पा स्थल से, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा स्थल है आपका लोथल। तीसरा स्थल लोथल जो अहमदाबाद भारत में है, लोथल अहमदाबाद भारत। और नदी कौन सी है, भोगवा नदी। और इसकी खोज की रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में, रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में इसकी खोज की। तो लोथल से प्रमुख बिंदु का गोदीवाड़ा, एक बंदरगाह है। क्या है, गोदीवाड़ा एक बंदरगाह। पतन, जिसे हम लोग पतन बोलते हैं, बंदरगाह को दूसरी भाषा में पतन कहते हैं, पर्यायवाची है उसका वो। गोदीवाड़ा बंदरगाह है और यहाँ चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और चावल, अग्निकुंड और हाथी के दांतों के अवशेष प्राप्त होते हैं। क्या क्या होता है, चावल, अग्निकुंड और हाथी के दांतों के अवशेष प्राप्त होते हैं। और दिशा मापक यंत्र, देखो हड़प्पा सभ्यता वाले दिशा मापक यंत्र का भी प्रयोग करते थे, अर्थात लोथल से मिला, ठीक है ना। दिशा मापक यंत्र और 3 उगल समाधियाँ, 3 उगल मतलब जोड़े के मतलब है दोनों को साथ साथ में दफनाया गया था, ठीक है ना, समाधियाँ। और घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली। तो लोथल जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, रंगनाथ राव ने खोज की, ठीक है ना, 1957 में। और इसके मुख्य बिंदु क्या थे, गोदीवाड़ा बंदरगाह है, चावल के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, हाथी के दांत के अवशेष और दिशा मापक यंत्र, साथ ही साथ 3 युगल समाधियाँ, 3 जोड़े की समाधियाँ और घोड़े की मृण मूर्तियाँ, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला स्थल चौथा, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अमलानंद घोष 1953 ईस्वी में, 1953 में, सन 1953 में काले रंग की, यहाँ क्या मिलता है, प्रमुख बिंदु क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड और भूकंप के प्रमाण। देखो कालीबंगा, बंगा से हमने कल भी बताया था, बंगा मीन्स चूड़ियाँ ही होती हैं, क्या होती हैं, चूड़ियाँ। बंगा मीन्स चूड़ियाँ, जो हनुमानगढ़ राजस्थान में। तो काले रंग की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के साक्ष्य और अग्निकुंड, भूकंप के प्रमाण। देखिए भूकंप के प्रमाण से याद आया कि अभी अब जब हम पतन के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक विद्वान ये भी बोलेगा कि हाँ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो भूकंप आने के कारण हुआ है, ठीक है ना। भूकंप आने के बाद भूस्खलन हुआ और ये सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है ना। उसके बाद तो काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा और जुते हुए खेत के साक्ष्य। कल ही बताया था, काले रंग की चूड़ियाँ मतलब महिलाएं पहनती हैं, महिलाएं खेतों में काम या हल नहीं चला सकती ना। अग्निकुंड भी मिला। देखो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, अग्निकुंड के साथ आपको एक तो कालीबंगा से प्राप्त हुए और दूसरा आपको अग्निकुंड के लोथल से भी, और लोथल और कालीबंगा, है ना। अग्निकुंड लोथल से भी प्राप्त हुआ और कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद 5वां स्थल आपका है राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सूरजबान, खोजकर्ता कौन है, सूरजबान। अब देखो सूरजबान को याद कैसे करो, राखी से याद आया कि हम लोगों को जो बचपन में राखियाँ बांधी जाती वो सूर्य की तरह, ठीक है ना, सूर्य की तरह आकार की होती थी इस तरह, और वो राखी बहुत पसंद आती थी। तो राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी थे राखी सूरजबान, सूरज के समान, ठीक है ना। राखी किसके समान थी, सूरजबान सूरज के समान। घग्गर नदी पर राखीगढ़ी स्थल तट पर स्थित है। सूरजबान ने खोज की 1969 में। और ये क्या है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और ताम्र के उपकरण मिले, यहाँ क्या मिले, ताम्र के उपकरण प्राप्त हुए। छठा स्थल है आपका चनूदड़ो।
और चनोदड़ो सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत में पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर चनोदड़ो, ठीक है ना। चनोदड़ो इनकी खोज किसने की? अर्नेस्ट मैके और एन.जी. मजूमदार। अर्नेस्ट मैके और एन.जी. मजूमदार 1935 ईस्वी में। तो चनोदड़ो से प्राप्त कुछ साक्ष्य क्या क्या मिले? मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान। एक कहानी नहीं है कि कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हैं। तो यहाँ इस सभ्यता से ये पता लगता है, जो चनोदड़ो से प्राप्त हुए साक्ष्य बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, जिससे साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो लोग थे वो बिल्ली और कुत्ते से परिचित थे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्ली और कुत्ते से परिचित थे, ठीक है ना। क्योंकि अगले किसी एक स्थल में आएगा कि लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है रोपड़। रोपड़ जो रूपनगर पंजाब में है, उसमें क्या होता है, व्यक्तियों के साथ कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था। व्यक्ति मर जाता था उसे भी और कुत्ते को भी उसके साथ ही दफना दिया जाता था, क्योंकि कुत्ता जीवन में बहुत वफादार होता है। तो सोचते हैं ऊपर जाने के बाद भी ये वफादारी मालिक के साथ ही रहेगा, इसलिए दफनाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के निशान, तो कुत्ते से साच होता कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले कुत्ते और बिल्लियों से भी परिचित थे, ठीक है ना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वाले शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। और उसके बाद चनोदड़ो में क्या है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान में सिंध नदी, अर्नेस्ट मैके और एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की है। और मन के बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के निशान। समझो भाई साहब, जिस वक्त लोग पाषाण काल से निकलकर नव पाषाण काल, ठीक है ना, और ताम्र युग से जी रहे थे, उस समय से ये लोग ये पाउडर, कंघा, लिपस्टिक मतलब वर्तमान की चीज़ें यूज करते थे, ठीक है ना। कितनी विकसित सभ्यता रही होगी। उसके बाद अगला 7वां स्थल है बनवाली, जो हिसार हरियाणा में पड़ता है। बनावली जो हिसार हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की 1973 ईस्वी में। यहाँ से देखो, मिट्टी के हल्के प्रमाण खिलौने के रूप में मिले, ठीक है ना। तो मिट्टी के हल्के प्रमाण खिलौने के रूप में, अर्थात टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है कि जिस वक्त मिट्टी को पकाकर कोई सामान बनाया जाता है उसको टेराकोटा बोलते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखित प्रमाण तो है, आप ऐतिहासिक सभ्यता तो कहते हैं क्योंकि इसमें लिखित प्रमाण तो है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि जो लिप इसमें यूज की गई है, उपयोग में लाई गई है, वह लिप चित्रात्मक है, चित्रलिपि है। और चित्रलिपि को अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। अर्थात जिस स्थल से खुदाई में, जो स्थल में मिले बर्तन, मृदवांड या जो भी साक्ष्य मिले, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये मिट्टी के, जैसे मिट्टी के हल्के प्रमाण मिले और खिलौने के रूप में, तो एक खिलौने को, मिट्टी को पकाकर खिलौना बनाया गया हल्के रूप में, तो प्रमाण मिले। इससे साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले और जो बनावली हिसार वाले, ठीक है ना, हिसार स्थल, वहाँ से हल्के साक्ष्य मिले। अर्थात वो हल के बारे में या कृषि से परिचित थे, वो कृषि करते थे, ठीक है ना, कृषि से परिचित थे। तो टेराकोटा, तो अधिकतर उनके सामान मिट्टी को पकाकर बनाए जाते थे, जिन्हें टेराकोटा बोलते हैं। उन्हीं मृदवांडों के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो लोग इस तरह से अपने उपकरण यूज करते थे। और जौ के दाने और धावन पात्र, जौ के दाने अर्थात वो जौ की फसल भी बोते थे, जौ से परिचित थे। और धावन पात्र मतलब किसी चीज़ को धोने के लिए कोई एक बड़ा सा बर्तन, धावन पात्र, ठीक है ना। अगर इसी से बात करें तो धावन पात्र से ज़्यादा कि अपना जो स्नानागार है, स्नानागार जो मिला है विशाल मोहनजोदड़ो में, वो एक आज के वर्तमान में स्विमिंग पूल के समान है, ठीक है ना, स्विमिंग पूल, ठीक है ना, जो आज अभी अपने गांव में नहीं है, ठीक है ना, अपने बड़े शहर या नगर में जाते हैं तब स्विमिंग पूल वगैरह ये फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना, वहाँ नहाने को। अब समझो उस ज़माने में लोग स्विमिंग पूल जैसे स्नानागार का इस्तेमाल करते थे, यूज करते, उपयोग में लाते थे, और उसे भी तो ताज़े पानी को उसमें भरा जाता था, और जो रुका हुआ पानी था या दूसरे दिन पहले वाला पानी उसको बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है ना। तो
उसके बाद आपका स्थल आता है रोपड़, 8वां स्थल आपका रोपड़। रोपड़ रूपनगर पंजाब, पंजाब में एक स्थल है रूपनगर, जिसे रोपड़ रोपड़ को रूपनगर के नाम से जानते थे। सतलज नदी के तट पर, किसके नदी तट पर है? सतलज नदी तट पर एकदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1955 ईस्वी में, ठीक है ना। एकदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1955 ईस्वी में, और यहाँ से साक्ष्य मिले तांबे की कुल्हाड़ी के, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग तांबे धातु से परिचित थे, क्योंकि तांबा और प्लस टीन मिलाकर कांसा बनता है, ठीक है ना। तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनता है, अर्थात उस जमाने के लोग तांबा और टीन से परिचित थे। और तीसरी धातु कांसा बनाकर अधिकतर उपकरण और वस्तुएं, चीज़ें और जो भी उपकरण वगैरह थे वो सभी कांसे के धातु से बनाए जाते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। देखो ये रोपड़ रूपनगर पंजाब में, यहाँ जो तथ्य क्या है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता वाले कोई व्यक्ति जब मर जाता था तो उसके साथ एक कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि ये जहाँ भी ये व्यक्ति की आत्मा जाए वहाँ कुत्ता उसके साथ साथ वफादारी के रूप में रहे, ठीक है ना। उसके बाद रंगपुर, नौवां स्थल रंगपुर अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, जो भादर नदी के तट पर, भादर मादर नदी के तट पर है। और इसकी खोज एस.आर. राव ने की। किसने की? एस.आर. राव ने इसकी खोज की, और यहाँ से धान की भूसी और ज्वार और बाजरा के साक्ष्य मिले, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता वाले धान, ज्वार, बाजरा से भी परिचित थे। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा से रावी नदी, दयाराम साहनी पहला खोजा गया स्थल, अन्नागार और कांस्य दर्पण, श्रमिकों के आवास, R37 कब्र। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान, ठीक है ना। सिंधु नदी राकलदास बनर्जी, इसका मुख्य है विशाल अन्नागार है, और कांस्य की मूर्तियाँ, एक महाविद्यालय। अगर महाविद्यालय पूछे तो हड़प्पा सभ्यता में महाविद्यालय के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो सीधा मोहनजोदड़ो महाविद्यालय, ठीक है ना। स्नानागार महाविद्यालय, ठीक है ना। एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं किसमें भी? मोहनजोदड़ो में। जलाने की प्रथा किसमें है? मोहनजोदड़ो में। और दफनाने की हड़प्पा में, ठीक है ना। उसके बाद लोथल भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद भारत में पड़ता है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। गोदीवाड़ा, यहाँ एक बंदरगाह है, पतन है, ठीक है ना। और जलमार्ग द्वारा यहाँ से व्यापार किया जाता था, तो बंदरगाह। और चावल, अग्निकुंड और हाथी के दांत के साथ, अर्थात हाथी से भी वो लोग परिचित थे, लेकिन हाथी को उन्होंने पालतू नहीं बनाया था, ना ही तो मतलब जंगली जानवर रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो दांत के अवशेष मिले, ठीक है ना। और दिशा मापक यंत्र, 3 उगल समाधियाँ, घोड़े की मृत मूर्तियाँ। तो दिशा मापक यंत्र, हाथी के अवशेष और बंदरगाह, ठीक है ना, ये मुख्य है। उसके बाद अग्निकुंड तुम्हारा लोथल में भी मिलता है, और मोहनजोदड़ो में भी लोथल और हाँ कालीबंगा में मिलता है अग्निकुंड, ठीक है ना। उसके बाद कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा, अमलानंद घोष और जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो अग्निकुंड भूकंप के प्रमाण, अर्थात वो लोग खुद किसी फल या किसी पर निर्भर नहीं होते, वो लोग कृषि करते थे, ठीक है ना, कृषि से परिचित थे, ठीक है। तो अग्निकुंड के कौन कौन है? अग्निकुंड तुम्हारा कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, दोनों में अग्निकुंड है, ठीक है ना। उसके बाद राखीगढ़ी, हिसार, घग्गर नदी, सूरजवान। तो राखी सूरज की तरह 1969 में, और भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, और ताम्र के उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद चनूदड़ो, सिंधु नदी, अर्नेस्ट मैके, N.G. मजूमदार, मन के बनाने का कारखाना, कंगा, लिपस्टिक, काजल, अर्थात जो कॉस्मेटिक के सभी सामान अगर बारे में पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ प्राप्त हुए, तो कॉस्मेटिक के सभी सामान अक्सर चनूदड़ो में प्राप्त हुए, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद बनावली सरस्वती नदी, रविंद्र सिंह बिष्ट, यहाँ मिट्टी के हल्के प्रमाण मिले या टेराकोटा के बर्तन। उसके बाद जौ के दाने और दावन पात्र, ठीक है ना। उसका रोपड़, रूपनगर, सतलज नदी, एकदत्त शर्मा, तांबे की कुल्हाड़ी, और मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के, ये इम्पोर्टेंट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले? रोपड़ से। रंगपुर अहमदाबाद महाराष्ट्र में, भादर मादर नदी के तट पर, एस.आर. राव और धान की भूसी और ज्वार बाजरा, इतनी चीज़ यहाँ पे इस तरह के इनके साक्ष्य मिले, ठीक है ना। और बाकी के दो
उसके बाद अगला स्थल सुरकोटदा। सुरकोटदा कच्छ गुजरात। सुरकोटदा कच्छ गुजरात। नदी सरस्वती नदी। खोजकर्ता जगपत जोशी। खोजकर्ता के जगपत जोशी है। और सुरकोटदा से प्रमुख बिंदु किसके साथ मिलते हैं? कलश समाधान के। किसके? कलश समाधान। अर्थात कलश में सब, मतलब जो आज के ज़माने में हम लोग ना अस्थियाँ जहाँ गंगा विसर्जन करने के लिए आते हैं तो वो कलश में समाधान, ठीक है ना, कलश समाधान के साथ मिले। और घोड़े की हड्डी के, घोड़े के अस्थि के साक्ष्य। अस्थि मतलब हड्डी के साक्ष्य, ठीक है ना, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के साथ मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, ठीक है ना, घोड़े को जानते थे, परिचित थे घोड़े से। तो हड्डी घोड़े के अस्थि के साथ। और यहाँ से एक तराजू प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तराजू, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल के बारे में भी जानते थे, परिचित थे माप तौल के बारे में भी। उसके बाद अगला स्थल एक कोट दीजी। ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान, ठीक है ना। कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान। नदी सिंधु नदी। और खोजकर्ता दुर्रे और फजल अहमद खान। तो कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध नदी के तट पर दुर्रे और फजल अहमद खान ने इसकी खोज की, खोजकर्ता है। और यहाँ से खोजकर्ता, तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ से मातृ देवी मूर्तियों के साक्ष्य मिले, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार का मुखिया या मुख्य व्यक्ति माता होती थी, अर्थात मातृ सत्तात्मक परिवार था, ठीक है ना। माता को प्रमुख माना जाता था। तो मातृ देवी की मूर्तियाँ, ठीक है ना। और साथ साथ यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ और मृदभांड, मातृ देवी की मूर्तियाँ और मृदभांड प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। मृदभांड मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा के बर्तन, वही मृदभांड, ठीक है ना। तो सुरकोटदा सरस्वती नदी के तट पर जगपत जोशी कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े की अस्थि का साक्ष्य मिलते हैं और तराजू के भी साक्ष्य मिलते हैं। और कोट दीजी में जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर, और दुर्रे फजल अहमद खान ने इसकी खोज की और मातृ देवी की मूर्तियाँ मृदभांड प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं सभ्यता के पतन के कारण। सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ठीक है ना। इतनी विकसित सभ्यता, ठीक है ना, इतनी विकसित सभ्यता का पतन अकस्मात कैसे हो गया, अर्थात इस सभ्यता के लोग अचानक कहाँ पलायन कर गए, जिसके बारे में अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि इस सभ्यता के लोग पलायन करके वहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। उसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो पता लगाया जाता है पतन हुआ तो इस सभ्यता का हुआ क्या। तो पतन होने के कारण विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने मत पेश किए हैं, ठीक है ना। उन मतों में से कुछ मत इस प्रकार हैं। चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं, चाइल्ड और व्हीलर, ठीक है ना। चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं
इस सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणों से हुआ है। किससे हुआ? विदेशी आक्रमणों से, ठीक है ना। चाइल्ड व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणों से हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल का कहना है, जॉन मार्शल का कहना है कि नहीं, ठीक है ना। चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं विदेशी आक्रमणों के कारण इसका पतन हुआ है, और विदेशी आक्रमण में खासकर आर्यों का आक्रमण, ठीक है ना, आर्यों का आक्रमण, ठीक है ना। तो जॉन मार्शल अपना मत पेश करते हैं। जॉन मार्शल कहते हैं नहीं, इस सभ्यता का पतन भूकंप के कारण हुआ है, और भूकंप आने के बाद प्रशासनिक शिथिलता आने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है ना। भूकंप आने के बाद प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अर्नेस्ट मैके बोलते हैं, और साथ अर्नेस्ट मैके ने कहा नहीं, इस सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ है। बाढ़, इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था, अर्थात सिंधु नदी में इतनी अधिक मात्रा में बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई कि सभी स्थल जलमग्न हो गए, और यह सभ्यता पतन हो गई, अर्थात सभी लोग मारे गए, तो इस सभ्यता का पतन हो गया। इस मत का, अर्नेस्ट मैके के मत का जॉन मार्शल ने भी समर्थन किया। तो जॉन मार्शल ने भी समर्थन किया। जॉन मार्शल ने कहा या तो इस सभ्यता का पतन भूकंप के कारण, प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है, या फिर बाढ़ के कारण, ये सही है, ठीक है ना। तो जॉन मार्शल ने अर्नेस्ट मैके के कथन का समर्थन किया। फिर एक थे फेयर सर्विस नाम से, फेयर सर्विस जो व्यक्ति, उन्होंने कहा नहीं, इस सभ्यता का कारण पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ, अर्थात इन लोगों ने अपने विकास के स्तर पर पेड़ पौधों की इतनी कटाई कर चुके थे, जिसके कारण जलवायु चेंज का समय आ गया था, जिससे जलवायु चेंज का पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ और इस सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है ना। पारिस्थितिकी असंतुलन, और जब पारिस्थितिकी असंतुलन होगा तो जरूरी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से पता लगे कि कृषि योग्य भूमि खत्म हो जाए, कृषि करने में ना आता, जिससे भुखमरी, ठीक है ना, भूख काट सभ्यता के सभी लोग मारे गए, जिससे क्या होता है। इस तरह ये 4 मत प्रमुख हैं, बाद बाकी और भी लोग कहते हैं। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा मत सही होगा, आप भी लोग बताएं। वैसे माना जा रहा है कि बाढ़ का कारण माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ माना जाता है, सिंधु नदी में आई बाढ़, ठीक है ना। ये हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद बाकी का शेष प्रशासनिक और जो भी है संस्कृति वगैरह, ठीक है ना, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, वो आखिरी वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का। कल सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।